आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत चीन की लोक कथाएं और चीनी उपन्यास, पश्चिम की तीर्थ यात्रा। समाचार। शी जिनपिंग ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति को शोक संदेश भेजा। एनपीसी की स्थायी समिति का 23वां सत्र संपन्न। विधायी प्रक्रिया में कानूनी जागरूकता बढ़ाने पर जोर। और पेचिंग में चीनी संगीतकार संघ, नर्तक संघ और कलाकार संघ का सम्मेलन आयोजित। अब आप अखिल भारत से सुनिए आज की पूरी समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 26 जून को वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को शोक संदेश भेजा। शी ने अपने संदेश में कहा, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। इस आपदा में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। चीनी सरकार और जनता की ओर से मैं सभी मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उनके परिजनों एवं घायलों के प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपने शोक संदेश में ये भी कहा कि चीन आपदा लेखा परीक्षा धोखाधड़ी रोकने और उद्योग के सुस्त विकास के लिए पेशेवर आचरण और ईमानदारी को मजबूत किया है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र को वांगकांग बंदरगाह के हांगकांग पक्ष क्षेत्र और संबंधित विस्तारित क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र लागू करने का अधिकार देने वाले प्रस्ताव ने हांगकांग को राष्ट्रीय विकास में बेहतर एकीकृत करने में सहायता की है। चीनी प्रधानमंत्री ली छांग ने शुक्रवार दोपहर राजधानी पेचिंग में स्थित जन व्रत भवन में कंबोडियाई पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन से मुलाकात की। इस मौके पर ली छांग ने कहा कि चीन और कंबोडिया मजबूत मित्र हैं जिन्होंने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि चीन कंबोडिया को अपने पड़ोसी कूटनीति में एक प्राथमिक दिशा मानता है और कंबोडिया की सरकार के सुचारू कामकाज को समर्थन करना जारी रखेगा। चीन दोनों देशों के बीच रणनीतिक संचार बढ़ाना, राजनीतिक विश्वास गहरा करना और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करना चाहता है। उधर हुन सेन ने कहा कि कंबोडिया चीन मैत्री ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक उतार चढ़ाव की परीक्षा सही है। उन्होंने चीन के दीर्घकालिक समर्थन और सहायता के लिए आभार जताया और कहा कि कंबोडिया चीन के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान बनाए रखना चाहता है, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग गहरा करना चाहता है तथा डिजिटलीकरण, हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला और वित्त में नई सहयोग संभावना का दोहन करना चाहता है। चीन के उप प्रधानमंत्री तिंग शुइशियांग ने सिंचांग से अपनी विशिष्ट शक्तियों का लाभ उठाकर विकास के नए कारकों को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने का आह्वान किया है। तिंग, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं, वे गुरुवार से शुक्रवार तक उत्तर पश्चिम चीन के सिंचांग उइगर स्वायत्त प्रदेश का निरीक्षण दौरा किया। उन्होंने नए युग में सिंचांग के शासन के लिए पार्टी की रणनीति को पूरी तरह निष्ठापूर्वक और व्यापक रूप से लागू करने के प्रयासों का आग्रह किया और पार्टी केंद्रीय समिति द्वारा निर्धारित 5 रणनीतिक स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। चीनी संगीतकार संघ का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन, चीनी नर्तक संघ का 12वां राष्ट्रीय सम्मेलन और चीनी कलाकार संघ का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन 27 जून को
कल देश की राजधानी पेजिंग में आयोजित हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो की सदस्य और सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग के मंत्री ली शुलेई ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और भाषण दिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले इन संघों के प्रतिनिधियों का मानना है कि हाल के वर्षों में संगीत, नृत्य और कलाबाजी के क्षेत्र में काम करने वाले असंख्य कलाकारों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सांस्कृतिक विचारों का गहन अध्ययन और अभ्यास किया है, केंद्रीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र स्थिति की सेवा की है, ध्वनि के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया है, रूपों के माध्यम से आत्माओं को आकार दिया है और कौशल के साथ सौंदर्य का संचार किया है। विकासशील देशों में राष्ट्रीय शासन पर 2026 उच्च स्तरीय थिंक टैंक मंच 26 जून को चीन की राजधानी पेजिंग में आयोजित किया गया, जिसमें 20 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, विशेषज्ञों और विद्वानों ने भाग लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर राजनीतिक पार्टियों के ऐतिहासिक मिशन और मूल्य पर चर्चा की। यह मंच वैश्विक दक्षिण में आधुनिकीकरण और एकजुटता एवं सहयोग के मार्ग, राष्ट्रीय शासन प्रणाली में राजनीतिक पार्टियों की कार्यात्मक स्थिति, वैश्विक शासन प्रणाली के सुधार में मूल्य मार्गदर्शन, युवा संवर्धन आदि विषयों पर केंद्रित था। प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति जताई कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और नेतृत्व करने में राजनीतिक पार्टियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्तमान में वैश्विक शासन व्यवस्था में बढ़ते घाटे के मद्देनजर विकासशील देशों के राजनीतिक पार्टियों को विचारों का गहन आदान प्रदान करने की और भी आवश्यकता है, ताकि वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार और मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में अधिक ज्ञान और शक्ति का योगदान दिया जा सके। 26 जून को राष्ट्रीय बाजार पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक विभाग ने जानकारी दी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट इंटीग्रेशन श्रृंखला के तहत 7 राष्ट्रीय मानक हाल ही में जारी किए गए हैं। जारी किए गए 7 राष्ट्रीय मानकों में समग्र वास्तुकला, पहचान कोड, पहचान प्रबंधन, एजेंट विवरण, एजेंट खोज, एजेंट इंटरकनेक्शन और एजेंट टूल कॉलिंग जैसे विषय शामिल हैं। इन मानकों के माध्यम से पहचान, क्षमता विवरण, आपूर्ति मांग खोज, सहयोगात्मक इंटरकनेक्शन और टूल कॉलिंग को जोड़ने वाली एक समग्र मानक प्रणाली तैयार की गई है। इससे इस क्षेत्र में मानकों की कमी को प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकेगा। 26 जून को मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का 67वां पर्यटन कार्य समूह सम्मेलन 24 से 25 जून तक मकाओ में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से एपेक पर्यटन रणनीति योजना के वर्तमान 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, डिजिटल परिवर्तन, मानव पूंजी विकास, पर्यटन सुगमता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता तथा सतत पर्यटन एवं आर्थिक विकास के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। उपस्थित अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में कार्य योजना पर विचार विमर्श किया तथा पर्यटन क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन पर विशेष चर्चा भी की। चीनी मकाओ ने अतिथि अर्थव्यवस्था के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया। एपेक के 67वें पर्यटन कार्य समूह सम्मेलन में चीनी मकाओ प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख तथा मकाओ सरकार के पर्यटन ब्यूरो की निदेशक वांग चीहुआ ने मकाओ सरकार की 1+4 उचित एवं विविध आर्थिक विकास रणनीति, पर्यटन प्लस, अंतर क्षेत्रीय एकीकृत विकास को गहरा करने तथा मकाओ को हंगचिन क्वांगतोंग मकाओ गहन सहयोग क्षेत्र एवं क्वांगतोंग हांगकांग मकाओ महान खाड़ी क्षेत्र के साथ पर्यटन सह विकास को बढ़ावा देने संबंधी स्थितियों से अवगत करवाया। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी में हम सुन रहे हैं कहानी
मयूर कुमारी, जिसके पिछले अंक में हम सुन रहे थे उइगुर जाति की लोक कथा जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। दोस्तों, इस कहानी में हमने सुना था कि एक गरीब लड़की किसी गरीब लड़के से बेहद प्यार करती है और उनके माता पिता उन दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन यह गरीब लड़की बेहद सुंदर और बेहद प्रतिभावान है, जिसके चर्चे राजा तक पहुंच जाते हैं और राजा भी इस लड़की को पाने की कोशिश करता है। लेकिन यह लड़की राजा के प्रस्ताव को ठुकराकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है। दोनों दंपति पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन एक दिन जब पति अपनी पत्नी की बनाई हुई चादर बेचने के लिए बाजार जाता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से राजा से हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। किसने बनाई है यह चादर? उसने पूछा। राजा द्वारा अचानक यह सवाल पूछे जाने से वह आदमी घबरा गया। वह एक सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कुछ बेतुके ढंग से उत्तर दिया, मैंने इसे बनाया है। यह सुनकर राजा के अनुचरों ने ठहाका लगाया। गरीब आदमी समझ गया कि उसका झूठ विश्वसनीय नहीं है, इसलिए वह और ज्यादा घबरा गया। बोलो, सच सच बताओ, राजा ने फिर कहा। डरने की क्या बात है, मेरी बहन ने इसे बनाया है, उसने फौरन बात बदल कर कहा। मगर राजा जानता था कि उसकी कोई बहन नहीं है तथा उसकी आवाज से भी लग रहा था कि वह सच नहीं बोल रहा है और एक सफेद झूठ है। राजा चिल्लाया, बस बहुत हो गया, अब सच बता दो। उस भोले भाले आदमी के पास कोई चारा नहीं रहा और उसे सच बोलना पड़ा। मेरी पत्नी ने इसे बनाया है। यह सुनकर राजा ने अपना सिर हिलाया और कुटिलता पूर्वक मुस्कुराहट के साथ पूछा, तुम कितने में इसे बेचना चाहते हो? यह बहुत अच्छी चादर है, चांदी के 20 सिक्कों में, उस आदमी ने कहा। राजा ने वह चादर ले ली और अपने अनुचर से उसे चांदी के 20 सिक्के देने को कहा। मैं कल शिकार खेलने जा रहा हूँ और तुम्हारे गांव से होकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर कुछ देर ठहर कर थोड़ा आराम भी करना चाहूंगा। तुम मेरे लिए कुछ खाना तैयार रखना। बेचारा पति घर वापस चल दिया। रास्ते भर वह इस घटना के बारे में सोचता रहा और मन ही मन अपने को धिक्कारता रहा कि उसने अपनी पत्नी की बात याद क्यों नहीं रखी और चादर बेचने के लिए इतना उतावला होकर 41वें मार्ग पर क्यों चला गया। घर लौटकर उसने चांदी के सिक्के अपनी पत्नी को दे दिए, मगर उस समय वह बेहद दुखी दिखाई दे रहा था। उसकी पत्नी फौरन समझ गई कि शायद कोई अशुभ घटना हो गई है। तुम इतने चिंतित क्यों हो? पत्नी ने पूछा। वह अपनी पत्नी से कोई बात छिपा ना सका और उसने उसे सब कुछ बता दिया। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह भी परेशानी में पड़ गई। जब मैंने तुमसे वहां नहीं जाने को कहा था तो तुम ये बात क्यों भूल गए? पत्नी ने दुखी होकर पूछा। देखो, अब तुमने हमें कितनी भयानक मुसीबत में डाल दिया है। पत्नी की बात सुनकर वह बेचारा और भी दुखी हो गया और पश्चाताप के कारण उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर उसकी पत्नी का दिल पसीज गया और उसने पति को दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब वे लोग कल आएंगे तो मैं कहीं छिप जाऊंगी। अगर वे तुमसे पूछे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है तो कह देना कि बाहर चली गई है। दूसरे दिन राजा सचमुच उसके यहाँ आ पहुँचा। उसने घर की देहरी पर पैर रखते ही चाय की मांग की। उसका ख्याल था कि उस आदमी की घरवाली ही उसे चाय देने आएगी, मगर वह यह देखकर अचंभे में पड़ गया कि पत्नी के बजाय उसका पति चाय बनाने रसोई घर में चला गया। यह काम करने के लिए तुम अपनी पत्नी को बुलाओ। राजा ने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। मेरी पत्नी कई दिनों से घर में नहीं है
पति ने कहा। यह सुनकर राजा की त्योरियां चढ़ गईं और चेहरा तमतमा गया। उसने सोचा कि यह संभव नहीं कि वह औरत घर से बाहर चली गई हो। वह जरूर यहीं कहीं छिपी होगी। देखता हूँ अब तुम मेरे चंगुल से कैसे बच निकलती हो। तो ये सोचकर वह मन ही मन प्रसन्न हो उठा। उसने अपने हाव भाव से दोस्ती का दिखावा करते हुए लड़के के पति से कहा, अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आ जाओ और बैठकर मेरे साथ शराब पियो। राजा का अनुरोध अस्वीकार करना पति के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने शराब का प्याला ले लिया और धीरे धीरे पीना शुरू कर दिया। दुष्ट राजा ने शराब में पहले से ही नींद की दवा डाल दी थी, जिसे पीने से कोई भी व्यक्ति जरूर 3 या 4 दिन तक नशे में बेसुध पड़ा रहता। सो बेचारा गरीब पति भी एक प्याला शराब खत्म करते करते बिल्कुल बेहोश हो गया था। यह देखकर राजा ने उसके कमरे की तलाशी लेने का हुक्म दिया। इस तरह के एक छोटे से कमरे में छिपे लड़की को ढूंढ निकालना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। जब राजा ने उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उस पर एकदम मोहित हो गया। वह सचमुच इतनी खूबसूरत थी कि लोगों द्वारा उसके सौंदर्य की चर्चा करना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। राजा ने उससे अनुरोध किया कि वह उससे शादी कर ले। उसने लड़के की बड़ी खुशामद की, उसे फुसलाने की हर चंद कोशिश की और उसकी हर इच्छा पूरी करने का वचन दिया, मगर लड़की ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। मेरा पति अभी जीवित है और मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ। यहाँ तक कि अगर आप मुझे मार डालें तो भी मैं किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बेहद गुस्सा आया। उसने अपने अनुचरों को हुक्म दिया कि उस लड़की को बांधकर और घोड़े पर लादकर राजमहल ले जाया जाए। मैं देखूंगा कि तुम अब भी मुझसे शादी करने से कैसे इनकार करती हो। उसने मन ही मन कहा। अब यह लड़की सचमुच चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी कि अगर ये लोग इस तरह जबरदस्ती मुझे यहाँ से ले गए तो मेरे पति जागने पर मुझे कहाँ ढूंढेंगे। अचानक उसे एक बात सूझी और वह राजा से बोली, अगर मुझसे शादी करने का आपका इतना ही आग्रह है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, जल्दी से कहो, मैं केवल एक बात नहीं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। लड़की ने कहा, हमारे रिवाज के अनुसार जब कोई महिला फिर से शादी करती है तो उसे नाग और पानी के देवता की पूजा करनी पड़ती है, वरना अमंगल होता है। दोस्तों, नाग दरअसल तंदूर में पकने वाली एक प्रकार की मोटी खमीरी रोटी है जिसे उइगुर जाति के लोग खाते हैं। जरूर जरूर, जो चाहो करो। राजा खुशी से सहमत हो गया। इसलिए लड़की ने अपने पति के पास बहुत से नाग इस तरह रख दिए कि उनके नोक राजमहल की ओर संकेत करती थी तथा एक प्याले में पानी भी रख दिया। राजा लड़की को अपने साथ ले गया। राजमहल को जाते समय लड़की रास्ते में भी थोड़े थोड़े फासले पर संकेत के रूप में नाग और प्याले में पानी रखती गई। 3 दिन बाद जब लड़की का पति जागा तो उसने कमरे में अपने को अकेला पाया। वह फौरन समझ गया कि राजा ने उसे धोखा दिया है तथा उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। फिर उसकी नजर कमरे में रखे नाग और पानी पर पड़ी। उसे फौरन समझ आ गया कि ये चीजें उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी हैं। उसने नांग खा ली और पानी पी लिया। फिर वह राजमहल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसे नांग का एक और ढेर तथा प्याले में पानी मिला। इस प्रकार उसे रास्ते भर बिना कठिनाई के खाना पीना मिलता रहा और कहीं भी भटकना नहीं पड़ा। अंत में वह राजमहल के द्वार पर आ पहुंचा, मगर राजमहल चारों ओर से एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ था और प्रवेश द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। वह अंदर कैसे जाए? वह 4 दीवारी के बाहर पूरे दिन और रात चक्कर लगाता रहा, लेकिन अंदर जाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझा। अचानक एक बुढ़िया वहां आ गई। जब उसने देखा कि वह बहुत उदास और इधर उधर चक्कर लगा रहा है तो उसने उससे पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है।
उस बुढ़िया के चेहरे से इतनी दयालुता झलकती थी कि उसने उसको सब कुछ बता दिया। मैं तुम्हें एक सिक्का देती हूँ, बुढ़िया उसकी बात सुनकर बोली। इससे तुम कुछ धागे, सुइयां, कंघियां और आईने जैसी महिलाओं के इस्तेमाल की चीजें खरीद लाओ। फिर राजमहल के द्वार पर जाकर फेरी लगाओ। इस प्रकार शायद तुम अपनी पत्नी से मिल सकोगे। उधर राजा ने राजमहल में लौटते ही लड़की से शादी करने को कहा। लड़की ने कहा, जब मैं आपके साथ यहाँ आ ही गई हूँ तो इसका मतलब है कि आपसे शादी करने के लिए सहमत हूँ, मगर इस समय मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि बीमार हूँ। आप 1 महीने तक मेरे कमरे में प्रवेश न करें। दूसरी बात, जब मैं अपने कमरे में बैठे बैठे ऊब जाऊं तो मुझे मन बहलाव के लिए द्वार पर जाने की इजाजत भी दे दें, वरना मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। आप मुझे अपने राजमहल में ले ही आए हैं, इसलिए इतना बेचैन होने की क्या जरूरत है। राजा इसका जवाब नहीं दे सका और उसने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद जब राजा शिकार करने बाहर चला गया तो वह लड़की द्वार पर आ गई। वहाँ उसे एक फेरी वाले को अपना माल बेचने के लिए हाथ लगाते सुना। वह अपने पति की आवाज से परिचित थी, इसलिए अंग अंग फूले नहीं समाई। उसने पास जाकर देखा कि वह सचमुच उसका ही पति है, मगर पति ने पत्नी को नहीं पहचाना क्योंकि उसने घूंघट काट रखा था। लड़की ने उसे बुलाया और उसे चीजों के दाम और अन्य बातों के बारे में पूछताछ की ताकि वह भी लड़के की आवाज पहचान ले। फिर लड़की ने चारों ओर देखा और उसे जब इत्मीनान हो गया कि उनके नजदीक कोई और व्यक्ति नहीं है तो वह फुसफुसाई, ये सोने के 2 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो और जब सड़क पर कोई घोड़े बेचने वाला दिखाई दे तो 2 घोड़े खरीद लो। 3 दिन बाद आधी रात को 4 दीवारी के बाहर मेरा इंतजार करना। यह कहकर लड़की ने सोने के सिक्के उसे दे दिए और चुपके से राजमहल में लौट गई। सौभाग्यवश उसे किसी ने नहीं देखा। राजा शिकार खेलकर लौट आया और फौरन लड़की से मिलने गया। उसने देखा कि वह उदास और दुखी है। अब तुम क्यों नाराज हो? उसने पूछा। लड़की ने मोहक ढंग से मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया, और किसी से नहीं, सिर्फ आपसे। आपने कहा था कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, मगर मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूं? आपने मुझे कोई जिम्मेदारी या काम तक नहीं सौंपा है। राजा ने जब यह सुना तो फौरन अपनी जेब से 41 चाबियां निकाली और कहा, ये लो सारी चाबियां, अब से तुम्हें इन्हें अपने पास रखना है। उसने चाबियां ले ली और राजमहल में आने के बाद पहली बार मुस्कुराई। जिस 1 महीने की मोहलत तुमने मांगी थी वह मियाद अब पूरी होने वाली है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? राजा ने कहा। मैं जानता हूँ, लड़की बोली, मगर महीना समाप्त होने में 3 दिन अभी बाकी है। इतनी उतावली क्यों? 3 दिन बाद राजा फिर शिकार खेलने बाहर चला गया। उधर लड़की ने शाही अस्तबल में जाकर 2 अच्छे घोड़े चुने और एक नौकर को हुक्म दिया कि उन्हें सड़क पर बेचने ले जाए। राजमहल से बाहर जाते ही नौकर की मुलाकात लड़की के पति से हुई। नौकर ने सोने के 2 सिक्कों में उसे दोनों घोड़े बेच दिए। लड़की के पति ने उंगलियों पर दिन गिनकर हिसाब लगाया कि 3रा दिन हो चुका है, इसलिए वह उसी रात दोनों घोड़े लेकर राजमहल के पास आ गया और 4 दीवारी के बाहर इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसकी बेचैनी बढ़ती गई, लेकिन आधी रात तक लड़के का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। फिर न जाने कैसे उसे औंधाई आ गई और वह दीवार के सहारे बैठकर सोने लगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगुर लोक कथा, जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। ठीक उसी समय एक गंजा आदमी जो उस शहर का बुजुर्ग था, किसी जगह शराब पीने के बाद नशे में चूर होकर लड़खड़ाते हुए वहां से गुजरा।
सोए हुए आदमी और दो घोड़ों को देखकर उसे शंका हुई कि वह आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इसके पहले कि वह कुछ कर सकता, दो गठरियां चार दीवारी पर से लुढ़क कर नीचे आ गिरी। फिर कोई व्यक्ति भी नीचे कूद पड़ा। गंजे आदमी ने इस व्यक्ति को पहचान लिया कि यह वही औरत है जिसे राजा हाल ही में अपने महल में लाया था। ओहो, उसने सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है। लड़की ने उसे गौर से नहीं देखा और कहा कि वह दोनों गठरियां लेकर एक घोड़े पर सवार हो जाए। वह खुद भी फौरन दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। चाबुक फटकारते ही उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। गंजा आदमी भी जल्दी से दूसरे घोड़े पर सवार हो गया और लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। शहर के बाहर जाने के बाद जब उन्होंने चांदनी रात में कुछ फासला और तय कर लिया तो लड़की ने मुड़कर देखा। शहर बहुत पीछे छूट गया था। उसने इत्मीनान की सांस ली और एक हाथ से अपने बालों को संवारते हुए लगाम कस ली, जिससे उसके घोड़े की चाल कुछ धीमी हो गई। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? उसने साथ चलने वाले व्यक्ति को अपना पति समझकर पूछा। जवाब में गंजे आदमी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। वह अपनी नाक से एक हल्की सी आवाज निकाल कर रह गया। इससे लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह अपने घोड़े की लगाम खींचकर उस आदमी के निकट आने का इंतजार करने लगी। नजदीक आने पर जब लड़की ने देखा कि वह उसका पति नहीं बल्कि बूढ़ा गंजा आदमी है तो वह एकदम चौंक पड़ी और अपनी लापरवाही के लिए मन ही मन खुद को कोसने लगी। वह सोचने लगी कि इतनी कोशिश करके बाघ की मान से क्या इसलिए भागी थी कि एक बधे के चंगुल में पड़ जाए। लेकिन लड़की हताश नहीं हुई बल्कि कोई युक्ति सोचने लगी। मैंने पहले ही तय कर लिया था। सवेरा होने पर उसने गंजे आदमी को बताया, राजमहल छोड़ने के बाद मेरी मुलाकात जिस पहले आदमी से होगी मैं उसी से शादी करूंगी। मगर तुम खुद देखो कि अपनी गंजे खोपड़ी के कारण तुम कितने कुरूप लगते हो। जरा सोचो, ऐसी सूरत लेकर तुम कैसे उससे शादी कर सकते हो। मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये 5 सिक्के हैं, इन्हें ले जाओ और एक कढ़ाई तेल खरीद लाओ। मैं तुम्हारे गंजेपन का इलाज करूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? जब गंजे आदमी ने यह सुना कि वह लड़की न सिर्फ उससे शादी करेगी बल्कि उसके गंजेपन का इलाज भी करेगी तो वह बेहद प्रसन्न हुआ कि उसकी किस्मत तो जाग गई। उसने गांव में जाकर एक कढ़ाई खरीदी, उसमें तेल ले आया और फिर कुछ लकड़ियां सुलगाई। लड़की ने आग पर तेल को इतना गर्म किया कि वह उबलने लगा। उसने सोचा कि लोगों का हमेशा वध करने वाले इस व्यक्ति का अंत बुरा ही होना चाहिए। इसलिए उसने जी गड़ा करके खौलते तेल से भरी पूरी की पूरी कढ़ाई गंजे आदमी के सर पर उलट दी। फलस्वरूप वह बधे तत्क्षण जलकर मर गया। इसके बाद लड़की ने फिर घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू किया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे 4 शिकारी मिले। जब उनकी नजर लड़की पर पड़ी तो वे आपस में झगड़ने लगे। उसे मुझसे शादी करनी चाहिए, एक ने कहा। नहीं, मैं उससे शादी करूंगा, दूसरा बोला। इस तरह आपस में झगड़ने से क्या फायदा? लड़की ने कहा, ये तो आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मैं चारों से शादी नहीं कर सकती। मैं बताती हूँ कि आप लोगों का क्या करना है। आप चारों अपने धनुष और तीर मुझे दे दे। मैं 4 दिशाओं में 4 तीर छोड़ूंगी। जो आदमी तीर लेकर सबसे पहले लौट आएगा मैं उससे शादी करूंगी। इस सुझाव से शिकारियों को बेहद खुशी हुई। प्रत्येक को विश्वास था कि वे आसानी से औरों से पहले तीर लेकर लौट आएगा। ठीक है, यह अच्छा उपाय है, चलो तीर छोड़ो। वे लोग एक साथ चिल्लाए। लड़के ने तीर लेकर 4 दिशाओं में छोड़ दिए। चारों शिकारी तीर लाने के लिए अलग अलग दिशा में भागे। ठीक उसी समय लड़की ने चाबुक फटकारा और उसका घोड़ा उसे लेकर सर पर दौड़ पड़ा। चलते चलते लड़की को 4 जुआरी मिले। वे उसे देखकर जुआ खेलना भूल गए और आपस में झगड़ा करने लगे। सभी उस लड़की से शादी करना चाहते थे। मैं आपको एक उपाय बताऊं? लड़की ने कहा। मैं
हर एक को एक एक कटोरा शराब दूंगी। जो कोई नशे में चूर हुए बिना एक घूंट में सारी शराब पी लेगा, मैं उससे शादी कर लूंगी। जुआरियों ने उसका सुझाव मान लिया। शराब पीकर चारों नशे में चूर हो गए और लड़की फौरन वहां से भाग निकली। अब तक लड़की को यह अनुभव हो चुका था कि एक औरत को अकेले यात्रा करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसने उस गठरी से, जिसे वह राजमहल से अपने साथ लाई थी, पुरुष की पोशाक निकाली और पहन ली। अब वह देखने में बिल्कुल पुरुष मालूम पड़ती थी। उसी दिन वह एक नगर में आ पहुंची। उस नगर में उसे बहुत सी अजीब अजीब बातें देखने को मिली। लोग त्योहार के शानदार कपड़े पहने हुए थे और हाथों में मांस के बड़े बड़े टुकड़े, जिंदा मुर्गियां और कबूतर लिए हुए सड़कों पर आ जा रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि चलते समय कंधे से कंधा टकराता था। सभी लोग आकाश की ओर निहार रहे थे। लड़की ने एक आदमी के पास जाकर पूछा, यहाँ कौन सी घटना हुई है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे सम्राट का निधन हो गया है। उस आदमी ने जवाब दिया, आज उसका सौभाग्य पक्षी उड़ाया गया है। यह पक्षी आकाश से उतरकर जिस आदमी के सिर पर बैठेगा वही नया राजा बन जाएगा। अभी वह आदमी अपनी बात समाप्त भी नहीं कर पाया था कि सौभाग्य पक्षी आकाश में मंडराता दिखाई पड़ा। लोग उत्तेजना के कारण पागल से हो गए। प्रत्येक व्यक्ति चीखने पुकारने लगा और सारा वातावरण कोलाहलमय हो गया। हर किसी को यही उम्मीद थी कि सौभाग्य पक्षी उतरकर उसी के ऊपर बैठेगा। वह पक्षी जन समूह के ऊपर कुछ देर मंडराता रहा, फिर पुरुष का वेश धारण किए उस लड़की के कंधे पर बैठ गया। यह देखकर लोगों ने मांस के बड़े बड़े टुकड़े, जिन्हें वे हाथ में लिए थे, दूर फेंक दिए और लड़की को घेरकर उससे राजमहल में प्रवेश करने को कहा। यह सब कुछ अचानक ही हो गया और लड़की की कल्पना से बाहर था। वह इस तरह की बात के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे जाने नहीं दिया और बताया कि यह प्राचीन काल से चली आ रही एक पवित्र रीति है, जिसका उल्लंघन करने वाले को दंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार वह लड़की राजा बन गई। उसका राज्य एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ तक कि वह राजा भी, जो उस लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी ही अधीनता में था। लड़की ने जनता का अभिवादन व बधाई स्वीकार करते हुए राजकाज चलाने का काम सीखना शुरू कर दिया। वह तमाम मामले इतने उचित व न्याय संगत ढंग से निपटाती थी कि उसके प्रति लोगों का उत्साह और समर्थन दिनों दिन बढ़ता गया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें इतना बुद्धिमान व अच्छा राजा मिला, लोग आपस में चर्चा करते। क्योंकि उसने अपनी जनता को सुख पहुंचाया, इसलिए लोगों ने भी उसके सुख की कामना की और कहा, प्यारे राजा, अब तक आपने शादी नहीं की है। आप अपने लिए एक सुंदर कुंवारी कन्या ढूंढकर शादी क्यों नहीं कर लेते? जल्दी क्या है? उसने जवाब दिया, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। जब इच्छा होगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। इस प्रकार बात फैल गई। एक दिन जब वह काम में बहुत व्यस्त थी, उसके एक मंत्री ने आकर कहा, 4 शिकारी आए हैं। वे लोग एक महिला के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहते हैं, जो उनमें से किसी एक से शादी का वादा करके भाग गई। उनका ख्याल है कि वह महिला शायद यहाँ आ गई है। ओ राजा, इस मुकदमे का फैसला कैसे किया जाए? फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लो। जब हम उस महिला को ढूंढ लेंगे तो उनका मामला निपटा देंगे। राजा के आदेशानुसार मंत्री ने उन 4 को हिरासत में ले लिया। कुछ दिनों बाद वही मंत्री फिर आया और बोला, आज 4 व्यक्ति और आ गए हैं तथा उनका भी यही कहना है कि एक महिला ने पहले उनमें से किसी एक से शादी का वादा किया, मगर फिर उन्हें नशे में चूर करके धोखा दिया। जब हम उस महिला को ढूंढ निकालेंगे तो उनके मामले का भी निपटारा कर देंगे। राजा ने फिर वही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद वह राजा भी आ गया जो लड़की से शादी करना चाहता था।
और जिसका राज्य अब उसके आधिपत्य में था। निश्चय ही लड़की की मुलाकात उससे एक शानदार रस्म के साथ हुई। लड़की ने उसे फौरन पहचान लिया। उसके दिल में इस राजा के प्रति बेहद नफरत भरी हुई थी। मेरा एक छोटा सा मामला है जिसका निपटारा करने में महामहिम से सहायता की याचना करता हूँ, आगंतुक राजा ने कहा। इस बारे में मेरे मंत्रियों से बात करो। यह कहकर लड़की अपना हाथ झटकती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद मंत्री उसके पास आया और बोला, उस राजा का कहना है कि उसने एक महिला से शादी की, मगर वह महिला भाग गई। उसने सुना है कि वह भागकर हमारे राज्य में ही आई है। यह सुनकर लड़की को बेहद गुस्सा आया। क्या महिला को ढूंढने वाला एक और आदमी यहाँ आ पहुंचा है? उसे गिरफ्तार कर लो। जब हम उस महिला को ढूंढ निकालेंगे तो उसका मामला निपटा देंगे। यह आदेश सुनकर मंत्री चौंक गया। वह बोला कि एक राजा को गिरफ्तार करना क्या उचित होगा? मगर लड़की का निश्चय अटल था। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, वह बोली। उसका मंत्री जो आज्ञा के अलावा और कुछ भी नहीं कह सका। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइघुर लोक कथा जिसका नाम है बुद्धिमान महिला। कुछ दिन और बीत गए। वह मंत्री फिर लड़की के पास आया और बोला, आज एक और आदमी किसी महिला की तलाश में यहाँ आया है। वह गरीब है और देखने में बिल्कुल नौजवान लगता है। महामहिम, मेरा सुझाव है कि इसे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे मेरे पास ले आओ, लड़की ने कहा। वह मंत्री अपने राजा को बिल्कुल नहीं समझ पाया, लेकिन उसे अपने राजा के आदेशानुसार काम करना था, इसलिए वह उस नौजवान को उसके पास ले आया। यह आदमी उस लड़की का ही पति था। इस आदमी के लिए ही वह बहुत समय से तरस रही थी और अपना खाना पीना तथा सोना तक भूल गई थी। लेकिन वह आदमी अपनी पत्नी को, जो उस समय पुरुष वेश में थी, पहचान नहीं सका। लड़की ने अपने सभी सेवकों से वहां से हट जाने को कहा और उस आदमी से पूछा, तुम कहते हो कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उसके शरीर का कोई विशेष चिन्ह बता सकते हो? बेशक बता सकता हूँ, वह बोला। उसके बाएं कंधे पर एक काला पैदाइशी चिन्ह है। राजा ने अपनी पोशाक के बटन खोल दिए और कहा, जरा देखो, क्या इसी तरह का चिन्ह है? उस आदमी ने सिर उठाकर देखा और आश्चर्य से चिल्लाने लगा, क्या सचमुच तुम हो? लड़की ने फौरन उसे रोक दिया। चुप रहो, चिल्लाओ मत। आज मैं तुम्हें यहाँ से निकाले देती हूँ। कल तुम महिला का वेश धारण करके नगर के एक भोजनालय में खाना खाने आओ। राजा ने उस आदमी को जाने दिया और उसका मुकदमा इसी प्रकार खत्म हो गया। मंत्रियों में साहस नहीं था कि वे इसके बारे में कोई भी सवाल करें। अगले दिन राजा और उसके मंत्री नगर में घूमने गए। अचानक लड़की एक भोजनालय के सामने रुक गई, जिसमें एक युवती खाना खा रही थी। राजा इस भोजनालय की देहली पर खड़े होकर अंदर खाना खाती महिला को गौर से देखता रहा। काफी देर तक ऐसा लगता रहा मानो वह अपने में ही खो गया हो। मुझे मालूम है कि आप सभी लोग मुझे विवाहित देखना चाहते हैं, उसने लौटकर अपने मंत्रियों से कहा। वह महिला जिसे आज मैंने भोजनालय में देखा था बहुत अच्छी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मंत्रियों को यह खुशखबरी सुनकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने राजा की इच्छा अनुसार इस दिशा में काम शुरू कर दिया। उन्होंने यह रिश्ता कायम करने के लिए बिछवाने का काम किया और बहुत जल्दी शादी का सारा प्रबंध कर दिया। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद लड़की ने अपने पति को राजकाज करने का तरीका बताया। जब उसे लगा कि उसके पति ने सब कुछ सीख लिया है, तो उसने उसे राजा की पोशाक पहनाकर मंत्रियों के साथ राज दरबार का काम करने भेज दिया। वहां से लौटकर उसने अपने पति को दिन भर के काम के बारे में बताया। अब लड़की को विश्वास हो गया कि उसका पति राज्य के सारे काम अच्छी तरह करने लगा है, इसलिए उसने उससे कहा,
हम हमेशा इसी तरह वेश बदल कर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अब हमें तमाम मंत्रियों और जनता को बुलाकर उनके सामने अपना भेद खोल देना चाहिए। वह समय भी आ गया जबकि गिरफ्तार किए गए आदमियों के मुकदमों का फैसला हो जाना चाहिए। एक दिन जब मंत्री राज दरबार से अपने घर के लिए चले तो आपस में बात करने लगे कि आज राजा का चेहरा क्यों उतरा हुआ था, क्या वह बीमार पड़ गया है। अभी वे लोग अपने घर पहुंचे भी नहीं थे कि राजमहल का घंटा बजने लगा। यह नगर की जनता को राजा के सामने इकट्ठा करने का एक संकेत था। सभी मंत्री उल्टे पांव राजमहल को लौट गए। वहां नगर की जनता पहले से ही इकट्ठी थी। सभी लोग सोच रहे थे कि राजा ने न जाने क्यों उन्हें यहाँ बुलाया है। कुछ देर बाद लड़की एक ऊंचे मंच पर आई और सबके सामने अपनी आप बीती बताई, जिसे सुनकर सारे नागरिकों के हृदय में उसके प्रति सहानुभूति उमड़ पड़ी। इस साहसी महिला के लिए लोगों की आंखों में करुणा के आंसू छलछला आए। उन्होंने एक स्वर से मांग की कि उसके प्रति दुर्व्यवहार करने वालों को उचित सजा दी जाए, चारों जुआरियों को रिहा कर दिया जाए। लड़की ने कहा, अगर मेरा उनसे सामना न होता तो उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की होती और जेल में इतने समय तक बंद रहना उनके लिए काफी है। चारों शिकारियों को भी रिहा कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने भी मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। और जहाँ तक उस दुष्ट राजा का सवाल है, उसे जिंदगी भर जेल में बंद रखना चाहिए, वरना वह अन्य महिलाओं पर भी अत्याचार करने की कोशिश करेगा। यह थी हमारी कहानी उइगर लोक कथा बुद्धिमान महिला। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमारा आज का ये चीनी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट शीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय।
नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर राजा को पूरी बात बताता है कि किस तरह ज्येष्ठ जन उसे मूर्ख बनाकर इतने सालों तक यहीं जमा रहा, यहीं बसा रहा। सब कुछ सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। राजमहल में पहुंचकर वे लोग बुलावे का इंतजार किए बिना सीधा ही सिंहासन महाकक्ष में जा पहुंचते हैं। जैसे ही वानर उन्हें देखता है, वह घूमकर उनसे मिलने महाकक्ष से नीचे उतर आता है। गुरुदेव के चेहरे से मुखौटा उतार कर उसने तिलिस्मी फूंक मारी और बोला, बदलो। थांग महाभिक्षु अपने असली रूप में लौट आया। सांचांग की मनोदशा अब पहले से कहीं बेहतर थी। राजा भी सिंहासन महाकक्ष से नीचे उतर आया और थांग महाभिक्षु का स्वागत किया। तब गुरुदेव और शिष्यों ने अपने घोड़े को खूंटी से बांध दिया और दरबार में मौजूद होने के लिए सिंहासन महाकक्ष में जा पहुंचे। वानर ने पूछा, क्या राजकुल श्रेष्ठ यह जानते हैं कि ये दोनों दानव कहाँ से आए हैं? मैं आप लोगों के लिए वहाँ जाकर उन दोनों को पकड़ना चाहता हूँ, ताकि इस तरह वे भविष्य में तबाही नहीं कर सकेंगे। अब क्या था, जब तीनों राजमहलों और 6 हाथों की सभी महारानियों, रानियों और रखैलों ने जो चमकदार हरे जेड के पर्दे के पीछे बैठी थी वानर को यह कहते हुए सुना कि वह दानवों को भविष्य में तबाही नहीं करने देगा, तो उन सभी ने उसे प्रणाम किया और कहा, परम पावन भिक्षुवर और परमादरणीय बुद्ध महोदय, हमारी आपसे विनती है कि अपनी धार्मिक शक्तियों के जरिए आप उन दानवों को जड़ मूल से नष्ट कर दें। यह आपका हम लोगों पर बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके लिए हम आपको भरपूर इनाम भी देंगे। उनके अभिवादन का फौरन उत्तर देते हुए वानर ने फिर एक बार राजा से अनुरोध किया कि वह इन दानवों का ठिकाना बताए। राजा ने शर्म से आंखें झुकाकर कहा, 3 साल पहले जब वह दानव यहाँ आया था तो हमने उससे पूछा था। तब उसने हमें बताया था कि उसका घर नगर के दक्षिण में केवल 20 कोस के फासले पर बेद वृक्ष ढलान की पवित्र महिमा गांव में है। राष्ट्रीय ज्येष्ठ जन बूढ़ा था और उसका कोई पुत्र नहीं था, केवल दूसरी पत्नी से एक पुत्री हुई थी। पुत्री ने सिर्फ 16 साल ही पूरे किए थे और अभी अविवाहित थी। उसे ज्येष्ठ जन ने हमें समर्पित करने का प्रस्ताव किया। चूंकि हम उस कन्या पर मोहित हो गए थे, इसलिए हमने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह रनवास में हमारी सर्वप्रिय महारानी बन गई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतने ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे कि शाही औषधि संस्थान के सभी नुस्खे नाकाम साबित होंगे। तब ज्येष्ठ जन ने हमें बताया कि उसके पास अक्सीर दवा का एक नुस्खा है, जिसके साथ सहायक औषधि के रूप में नन्हे बालकों के हृदय का काढ़ा पीना जरूरी है। हम उस पर विश्वास करने की मूर्खता कर बैठे। हम आशा करते हैं कि आप अपने महान धर्म के जरिए हर तरह की भावी तबाही को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हम अपने राष्ट्र की संपूर्ण संपत्ति पुरस्कार के रूप में आपको दे देंगे। अब क्या था, इतना सब सुनकर वानर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच तो यह है कि मेरे गुरुदेव को नन्हे बालकों पर दया आ गई थी, जो दरबों में बंद थे। उन्होंने मुझसे कहा, अनुरोध किया कि मैं उन्हें कहीं छिपा दूं। हमें संपत्ति देने की कोई बात आप बिल्कुल न कहें। जब मैं उन दुष्ट राक्षसों को पकड़ लूंगा तो मुझे एक नेक काम करने का श्रेय प्राप्त होगा। चलो शुकर, तुम भी मेरे साथ चलो। शुकर ने जवाब दिया, चलो बड़े भैया, समस्या केवल ये है कि मेरा पेट खाली है। ऐसी हालत में भला मैं शक्तिशाली कैसे साबित हो सकता हूँ?
तब राजा ने राजकीय भोजनशाला को आदेश दिया कि वह तुरंत एक शाकाहारी भोजन का इंतजाम करे। जल्दी ही भोजन परोस दिया गया। भर पेट खाना खाने के बाद शूकर में नई स्फूर्ति आई और वह भी मेघयान पर सवार होकर वानर के साथ चल पड़ा। राजा, महारानियों, रानियों और नागरिक व सैनिक अधिकारियों सभी ने आश्चर्यचकित होकर आसमान की ओर प्रणाम किया। वानर ने शूकर के साथ दक्षिण दिशा में 20 कोस की दूरी तय करने के बाद वायु और मेघयान को रोककर दानव निवास की खोज शुरू कर दी। वहां उसे एक जल स्रोत दिखाई दिया जिसके दोनों किनारों पर हजारों बेद वृक्ष उगे हुए थे। पवित्र महिमा ग्राम कहाँ है यह कोई नहीं जानता था। सच में फैला था वहां धरती का अनंत विस्तार, दूर तक अदृश्य हो गए थे सरिता तट, बेद वृक्ष वनों और कुहरों के बीच। जब महान मनीषी वानर राज उस गांव को नहीं खोज पाया तो उसने जादुई ताले बजाए, तिलिस्मी मंत्र ओम का उच्चारण किया और स्थानीय देवता को बुला लिया। स्थानीय देवता भागता हुआ वानर के सामने हाजिर हो गया और घुटनों के बल बैठकर अभिवादन करते हुए बोला, महान मनीषी, बेद वृक्ष ढलान के स्थानीय देवता का प्रणाम स्वीकार करें। वानर ने कहा, डरो मत, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या बेद वृक्ष ढलान पर पवित्र महिमा गांव का कोई जगह है? अगर है तो वो कहाँ है? स्थानीय देवता ने जवाब दिया, पवित्र महिमा कंदरा नामक एक कंदरा तो यहाँ है, लेकिन पवित्र महिमा गांव नाम का कोई गांव यहाँ नहीं है। महान मनीषी, लगता है आप भिक्षु देश से आए हैं। वानर ने जवाब दिया, हाँ, मैं भिक्षु देश के राजा को एक प्रेत आत्मा ने अपने जाल में फंसा लिया था, वहीं से आया हूँ। मैंने वहाँ पहुँचकर प्रेत आत्मा को बेनकाब कर दिया, हरा डाला और वहां से बाहर निकाल दिया। वह एक शीतल आकाश में प्रकाश की किरण में बदलकर न जाने कहाँ गायब हो गया है। जब मैंने भिक्षु देश के राजा से उसका आता पता पूछा तो उसने बताया कि 3 साल पहले जब दानव ने एक सुंदर कन्या उसे मिली थी, उस समय राजा ने उस प्रेत आत्मा का आता पता पूछा था। तब दानव ने बताया था कि वह नगर से 20 कोस दक्षिण में बेद वृक्ष ढलान पर स्थित पवित्र महिमा गांव का निवासी है। मैंने घने जंगल वाली इस ढलान को तो खोज लिया है, लेकिन पवित्र महिमा गांव मुझे कहीं मिल नहीं रहा। यही कारण है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। स्थानीय देवता ने दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, आपको केवल दक्षिणी तट पर स्थित एक 9 शाखीय बेद वृक्ष के पास जाना होगा। उसकी परिक्रमा 3 बार दाईं ओर से और 3 बार दाहिने ओर से करनी होगी। फिर दोनों हाथों से उसके तने पर चोट करते हुए 3 बार पुकारना होगा, खुलो। तब पवित्र महिमा कंदरा हाजिर हो जाएगी। आप क्या था यह जानने के बाद वानर ने स्थानीय देवता को विदा कर दिया, शूकर के साथ जल स्रोत पार किया और उस बेद वृक्ष की तलाश शुरू कर दी। सच में उसे एक बेद वृक्ष दिखाई दिया जिसकी तने से 9 शाखाएं फूट रही थी। वानर ने शूकर को आदेश दिया, तुम पीछे ही खड़े रहो, मैं कंदरा के कपाट खुलवाता हूँ। जब मैं दानव को ढूंढ लूंगा और उसे बाहर खदेड़ने लगूंगा तब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वानर के आदेश का पालन करते हुए शूकर उस बेद वृक्ष से कोई 300 गज पीछे जा खड़ा हुआ, जबकि वानर ने स्थानीय देवता की सलाह के मुताबिक बेद वृक्ष की परिक्रमा 3 बार बाईं ओर से और 3 बार दाहिने ओर से की और फिर दोनों हाथों से उसके तने पर चोट करता हुआ पुकारा, खुलो खुलो। पल भर में चर चर की आवाज के साथ 2 फाटक खुल गए और वृक्ष वहां से गायब हो गए। फाटकों के अंदर रंग बिरंगा उज्जवल प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन किसी भी प्राणी का नामो निशान नहीं था। वानर अपनी तिलिस्मी शक्ति के भरोसे अंदर चला गया। वह एक शानदार जगह थी। तेजी से आगे बढ़कर वानर ने जब पास से देखा तो उसे प्रस्तर आसन पर ये शब्द अंकित दिखाई दिए, पवित्र महिमा अमर्त्य राजमहल। वानर अपने को रोक नहीं पाया
और प्रस्तर आवरण को फांद कर अंदर जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ा दैत्य भिक्षु देश की घटना सुना रहा है। दोनों ने एक साथ कहा, यह एक सुनहरा मौका है। 3 साल की मेहनत आज रंग आने वाली थी, लेकिन उस वानर के कारण सारा खेल चौपट हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।